हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वाली वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, अपना जो लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का, इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब तक क्या समझ लिया? देखो, कांग्रेस सिस्टम के बारे में सारी जानकारी ले ली है ना। कांग्रेस डोमिनेंस के आइडियाज़ को समझ लिया कि आखिरकार कांग्रेस डोमिनेंस का मतलब क्या है, कैसे कांग्रेस में ही एक तरीके से गवर्नमेंट भी काम कर रही थी एंड कांग्रेस में ही जो बाकी सारी आइडियोलॉजीज़ के जो फैक्शंस थे, बाकी सारे जो इंटरेस्ट के लोग थे, वो एक तरीके से कांग्रेस में ही अपोजिशन के तौर पर भी काम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट एज वेल एज अपोजिशन दोनों एक साथ एक ही पार्टी में काम कर रही थी। यहाँ तक चीज़ें हमने समझ ली है। अब हम क्या समझेंगे? अपोजिशन पार्टीज का रोल समझेंगे। कांग्रेस का रोल तो समझ लिया, तो हमें पता है कि कांग्रेस के साथ साथ में कुछ अदर अपोजिशन पार्टीज भी थी जो एग्जिस्ट करती थी। तो कैसे, जब हम बात कर रहे हैं पूरी के पूरी चैप्टर में, देखो पूरा टॉपिक क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर क्या बात कर रहा है, इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना, आज़ादी के बाद। इस चैप्टर में हमने इसी चीज़ को कवर करा, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कराए, उस पूरे के पूरे चैलेंज को हमने समझा। फिर पार्टी सिस्टम के बारे में हमने समझा, कांग्रेस सिस्टम के बारे में हमने समझा। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार इंडिया में जो अपोजिशन पार्टीज थी ना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में एंड डेमोक्रेसी को बनाए रखने में, स्टैब्लिश करने में। समझ रहे हो? तो शुरू करते हैं। इवन देन इंडिया हैड अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड द वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज दैन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज। क्या बोला जा रहा है? नो डाउट अबाउट दैट कि कांग्रेस एग्जिस्ट कर रही थी, कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्सिटी के साथ और वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज थी, जिसमें क्या थे, मल्टीपल सेक्शंस के इंटरेस्ट वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है। तो ये जो सारी अपोजिशन पार्टीज हैं, दे कम इन टू बींग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। यानी 1952 के इलेक्शन से पहले ही ये इंडिया में एग्जिस्ट कर रही थी। And some of these parties played an important part in the politics of the country in the 60s and 70s। यानी जो इंडिया का जो पॉलिटिक्स का फेज रहा है 1960s का, 1970s का, उनमें ये जो अपोजिशन पार्टीज थी जो आज़ादी के बाद एग्जिस्ट करी, आज़ादी के बाद एक तरीके से स्टैब्लिशमेंट हुआ जिनका, तो उन्होंने 1960s में और 1970s में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है कि एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस बैक टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज ऑफ 1950। आज के टाइम में जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज है, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज है, तो उनका जो रूट है, यानी कि जो उनकी एक तरीके से जड़ें हैं, जो उनका फाउंडेशन है, वो कहाँ पर नज़र आता है? जो 1950 में जो अपोजिशन पार्टीज है ना, तो वहाँ से उनकी रूट दिखाई देती है। मतलब सीधी सी बात ये है कि आज के टाइम में जो नॉन कांग्रेस पार्टीज है, उनका कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस कैसे हो चुका था, उनका एग्जिस्टेंस 1950s ऑनवर्ड्स में जो अपोजिशन पार्टीज थी वहाँ से दिखाई देता है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इवन दो अपोजिशन पार्टीज के बारे में अगर आप देखोगे, तो क्योंकि कांग्रेस तो डोमिनेट कर रही थी, तो अपोजिशन पार्टी सक्सीडेड गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। मतलब क्या है कि कांग्रेस जीत रही थी और काफ़ी हाई मेजोरिटी के साथ जीत पा रही थी। इसी की वजह से बोला गया कि इवन दो अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही है, अपोजिशन पार्टीज प्रेजेंट थी, बट वो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आ पाई, मतलब बहुत ज़्यादा सीट नहीं लेकर के आ पाई। देवर गेनिंग ओनली अ टोकन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्या था, बहुत ज़्यादा लोगों को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी, काफ़ी सारी सीटें वो नहीं जीत पा रही थी बिकॉज ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनका कोई रोल नहीं रहा इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में? नो। येट देयर प्रेजेंस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा क्या है, क्रूशियल रोल है। ठीक है। तो अब हम वही क्रूशियल रोल को यहाँ पर समझेंगे कि कैसे जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर बनाए रखने के लिए आखिरकार कैसे कंट्रीब्यूट करा है। इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो हमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है दैट दे ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। किसी भी जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है, या कोई अगर अच्छा अपोजिशन होता है, उसकी पहचान सबसे बड़ी ये होती है कि वो जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कमियां बताएंगे, ताकि गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट कर सके अपनी कमियों को और इम्प्रोवाइजेशन हो सके। समझ में आ रहा है? ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। तो इवन दो अपोजिशन पार्टीज़ बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो नहीं कर पाई, स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाई, वोट नहीं गेन कर पाई, लेकिन जितने भी लोग थे, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, वो क्रिटिसिज्म ज़रूर कर रही थी कांग्रेस की पॉलिसीज़ की, कांग्रेस की प्रैक्टिसेस की, जो क्रिटिसिज्म होता है वो कर रही थी। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, दे केप्ट द चेक ऑफ दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस।
तो इसकी वजह से और क्या कर रहे थे वो लोग, वो अपोजिशन पार्टीज़ कांग्रेस के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के तौर पर काम कर रही थी, चेक कर रही थी बार बार कांग्रेस को। ठीक है, तो रूलिंग पार्टी के जितने भी एक्शन थे, जो भी वो काम कर रही थी रूलिंग पार्टी, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, उसको चेक करना और चेक करते हुए बताना कि इसमें ये कमियां हैं, इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, कहाँ गवर्नमेंट लैग कर रही है, कहाँ गवर्नमेंट ने जहाँ पर किसी एक स्टेट में अगर कोई समस्या आ रही थी तो गवर्नमेंट ने कैसे गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करा या और ज़्यादा बेटर तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती थी। तो इस तरीके से कांग्रेस के ऊपर क्या करा, चेक करा। नो डाउट अबाउट दैट कि ठीक है कांग्रेस के पास मेजोरिटी है, लेकिन अपोजिशन है ना, अपोजिशन फिर भी आपके ऊपर नज़र रखेगा ना। यहाँ पर कांग्रेस में भी ठीक है, कांग्रेस में भी मल्टीपल सेट ऑफ आइडियोलॉजीज के लोग हैं जो खुद एक अपोजिशन के तौर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस में, तो वो लोग तो करेंगे ही, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है, जो अलग अलग मल्टीपल सेट ऑफ पार्टीज इंडिया में है, वो लोग भी क्या कर रहे थे, कांग्रेस के ऊपर एक चेक रख रहे थे, उनकी पॉलिसीज को लगातार इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, बाय कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्स अलाइव, उन्होंने क्या करा, दीज पार्टीज जो अपोजिशन पार्टीज थी, दे प्रिवेंटेड द रिजेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने कांग्रेस की जगह एक अपने आप को स्टैब्लिश करा एज अ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो, सपोज लोग कुछ डिमांड कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उस पर्टिकुलर डिमांड को मान नहीं रही थी, मतलब गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, लीडरशिप नहीं मान रही थी, तो लोगों के पास फिर क्या था, अगर सपोज वहाँ पर कोई अपोजिशन ना होती, तो लोग क्या कर जाते, एंटी डेमोक्रेटिक हो जाते, मतलब प्रोटेस्ट करने लग जाते बहुत ज़्यादा, और एक तरीके से वायलेंस भी हो सकता था। समझ रहे हो, तो इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एंटी डेमोक्रेटिक टर्न आउट ना हो, इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज थी वो एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के तौर पर काम कर रही थी। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक ऑप्शन दे रही थी लोगों को कि ठीक है, अगर सरकार आपकी बात, आप बहुत लंबे टाइम तक कुछ डिमांड कर रहे हो, या आप सरकार की किसी एक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हो, एंड आप सरकार को कुछ बात बताना चाहते हो, तो फिर अपोजिशन क्या कर रही थी, अपोजिशन लोगों से बात कर रही थी, अपोजिशन पार्टीज लोगों से मिलती थी, बातचीत करती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी, एंड देन वो पार्लियामेंट में उस चीज़ को बताया करती थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने, कैबिनेट के सामने वो सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो इसीलिए जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको एंटी डेमोक्रेटिक बनने से बचा रही थी कौन, हमारी जो अपोजिशन पार्टीज थी, बाय गिविंग अस अ पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव। ठीक है, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव दे करके कि लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो अपोजिशन पार्टीज के पास जाओ। आज भी क्या होता है, आज भी जो सरकार बनी रहती है, तो जब सरकार कुछ गलत कर रही है या फिर सरकार ढंग से नहीं काम कर रही है या कोई भी कमियां हैं सरकार में, तो लोग कहाँ जाते हैं, जब सरकार नहीं सुनती तो लोग अपोजिशन पार्टीज के पास जाते हैं, उनके नेताओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एंड उनको बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो कि वो कुछ काम करे हमारे लिए, या जो हमारी समस्याएं हैं उनको सुधारने के लिए काम करे। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ वहाँ पर भी हो रही थी। और चीज़ क्या करी उन्होंने, पॉलिटिक जो अपोजिशन पार्टीज थी, दे ऑल्सो ग्रूम्ड द लीडर्स हु वर टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग ऑफ द कंट्री। अपोजिशन पार्टीज़ में जितने भी लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, वो एक तरीके से फ्यूचर में एक इंपॉर्टेंट लीडर्स के तौर पर उभरते हैं। तो जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो लीडर्स को ग्रूम भी कर रही थी, एक तरीके से उनको स्टैब्लिश भी कर रही थी, उनको ट्रेनिंग भी दे रही थी, उनको एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया अपोजिशन पार्टीज़ ने कि वो लीडर्स क्या करें, वो लीडर्स आए, गवर्नमेंट को समझे, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और पॉलिटिक्स एक तरीके से समझे कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से लोगों के लिए काम किया जाता है। और फिर उसकी वजह से क्या मिला, उनके बाद वो फिर धीरे धीरे एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस के तौर पर उभरते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज थी वहाँ से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स बाद में निकल करके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या समझा हमने कि नो डाउट अबाउट दैट, भले ही इस अपोजिशन पार्टीज को गवर्नमेंट बनाने का मौका ना मिला हो, कांग्रेस रही हो सरकार में, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टीज की रिलेवेंस थी, एंड हमारी पूरी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बनाए रखने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीकों से कंट्रीब्यूट करा है। और इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो यही सारी पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिपेंडेंस के बाद हम देख सकते हैं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस के लीडर्स के बीच में और अपोजिशन के बीच में। मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, आज़ादी से पहले क्या हुआ, नेशनल स्ट्रगल की लड़ाई हुई है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हम लोगों ने क्या करा, लड़ा। इसीलिए क्या था कि सब लोग वहाँ पर तो एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे, और बाद में क्या होता है, बाद में अलग अलग पार्टीज बन जाती है। तो क्या था, इसी की चीज़ की वजह से जो कांग्रेस थी एंड अपोजिशन पार्टीज थी, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना, उन सब में काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई देती है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे की एक दूसरे के प्रति एक सद्भावना दिखाई देती है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी होगी कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, उसके बाद जब पहली बार कैबिनेट बनती है ना, तो उसमें आप देखोगे कि ऐसा नहीं था कि सारे के सारे मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे।
इट वॉज नॉट लाइक दैट। कुछ अपोजिशन लीडर्स भी थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन सी पार्टी से थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से वो कैबिनेट मेंबर बने थे, ठीक है। साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से थे, ठीक है, हिंदू महासभा से थे। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी फिर बाद में जाकर के भारतीय जनसंघ बनाते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट है उसके पास अपनी ही पार्टी के केवल मेंबर्स है सारे, है ना। तो आज के टाइम में जो भी गवर्नमेंट बनाता है तो अपनी ही पार्टी के मेंबर्स को रखते हैं वो लोग। दूसरी पार्टी के मेंबर्स को रखेंगे क्या कैबिनेट में? नहीं रखते। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। अपोजिशन लीडर्स को भी रखा गया। जो हमारी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली कैबिनेट बनती है उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी विच वर फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, उनको भी रखा गया था, ठीक है। साथ ही साथ में और क्या बताया गया है यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू की अगर आप बात करोगे तो जनरली आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आते थे। एंड ही यूज टू इनवाइट द सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण टू जॉइन हिज गवर्नमेंट। तो जो जेपी नारायण थे उनको एक तरीके से बोला करते थे कि आप भी गवर्नमेंट में आ जाओ, आप भी कैबिनेट के मेंबर बन जाओ। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू बताया करते थे, बात किया करते थे। मतलब क्या है? ये एक पर्सनल रिलेशनशिप दिखाता है कि डिस्पाइट दैट फैक्ट कि पॉलिटिकल एडवर्सरीज है, मतलब अपोजिशन में है, पार्टीज अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट है। फिर भी क्या है? एक रिस्पेक्ट है। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टी कंपटीशन और ज़्यादा इंटेंस होता है ना, तो ये रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है। आज भी अगर आप देखोगे तो आज भी अ, हम ये कह सकते हैं कि नो डाउट अबाउट दैट कि लीडर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि एक जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पहले थी ना, आज़ादी के समय, आज़ादी के कुछ समय के बाद, एंड इवन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक भी हम लोग देख सकते थे देयर वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स। गवर्नमेंट के लीडर्स की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें, तो काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई देती थी। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से ज़्यादा क्रिटिसिज्म है एक दूसरे का, रादर देन कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट आज के टाइम में डिक्लाइन एक तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि समय के साथ क्या हो जाते हैं, परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं और जो रिस्पेक्ट की भावना थी वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है कि जो हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसका कैरेक्टर क्या था? इंक्लूसिव कैरेक्टर। इंक्लूसिव कैरेक्टर का मतलब क्या है कि कांग्रेस जब लीड उसको कर रही थी नेशनल मूवमेंट को, तो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग ग्रुप्स के लोग, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग उसको एक तरीके से नेशनल मूवमेंट में पार्ट बन रहे थे। एंड क्या हो रहा था? इट लेड टू अ ब्रॉड बेस्ड सोशल एंड आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल कोलिशन। तो बेसिकली नेशनल मूवमेंट में क्योंकि कांग्रेस का बेस क्या था, काफ़ी ज़्यादा एक वाइड बेस था, है ना। जो बेस था उसका सोशल बेस वो क्या क्या था, काफ़ी ज़्यादा वाइड बेस था, है ना। तो इसी की वजह से क्या बना, कांग्रेस एक तरीके से आइडियोलॉजिकल कोलिशन के तौर पर एंड सोशल कोलिशन के तौर पर एग्जिस्ट कर रही थी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया। सो की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दैट दस गेव इट अ हेड स्टार्ट ओवर द अदर। जो कांग्रेस ने जो नेशनल स्ट्रगल में जो भूमिका निभाई है ना, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है कांग्रेस की डोमिनेशन में, या जो कांग्रेस सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा उसके वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा कि भाई उसने नेशनल स्ट्रगल को लीड करा। इसी की वजह से उसका इतना ज़्यादा वाइडर बेस बना रहा, ठीक है। एंड इसीलिए उस कांग्रेस को क्या मिला, कांग्रेस को एक हेड स्टार्ट मिला ओवर दी अदर्स, यानी कि कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा पहले से ही चीज़ों को शुरू कर दिया था। बाकी पार्टीज अपनी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रही थी, कांग्रेस स्टार्टिंग से ही काफ़ी मजबूत तरीके से अपना जो बेस है वो पूरी के पूरे भारत में बना चुकी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने समझी। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जो कांग्रेस की जो एबिलिटी थी सभी इंटरेस्ट को साथ लेकर के चलने की, वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमेशा ऐसे की ऐसे ही बने रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ समय के बाद चीज़ें डिक्लाइन हो जाती है। तो हुआ क्या, जो अकोमोडेटिंग एबिलिटीज़ थी, सारे इंटरेस्ट को, सारे एस्पिरेशन को साथ लेकर के चलने की जो बात थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होनी चालू हुई। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जब लगा पार्टीज़ को, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को कि कांग्रेस में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ठीक है भाई, अब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम एक नई पार्टी बनाते हैं, एक अलग पार्टी बनाते हैं। इसीलिए आप देखोगे धीरे धीरे क्या हो जाता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चालू कर देती है। वो नई नई पार्टीज़ बनाने चालू कर देती है अपनी आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पर। एंड इसकी वजह से कांग्रेस का जो एक बहुत लंबे टाइम तक जो लगभग 15 साल तक जो कांग्रेस एज अ आइडियोलॉजिकल फैक्शन के तौर पर काम कर रही थी ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। एंड कांग्रेस में भी वन टाइप ऑफ जो आइडियोलॉजी के लोग थे वो एग्जिस्ट करने लगे, क्योंकि बाकी सारी आइडियोलॉजीज़ के लोगों ने क्या करा, अपनी अपनी पार्टी बनानी चालू कर दी। एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करना चालू कर दिया, कांग्रेस से अलग होना धीरे धीरे चालू कर दिया।
ठीक है। सो कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट ओनली वन फेज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो केवल एक फेज है हमारे पॉलिटिक्स का, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1952 से लेकर के 1967 तक का पीरियड हम लोगों ने पढ़ा मोटे तौर पर, तो है ना। खास तौर पर जो स्टार्टिंग के 10 ईयर्स थे उस पर हमने ज़्यादा एम्फोसाइज करा, लेकिन उसके बाद भी तो हमारी पॉलिटिक्स चली है ना। उसके बाद हमारे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर आए, अलग अलग पार्टीज आनी चालू हुई, कोलिशन का फेज़ आया, राइट। फिर उसके बाद अलग अलग फेज़ आए, 1990s के बाद और चीज़ें डेवलपमेंट होती है इंडिया की पॉलिटिक्स में, समझ रहे हो। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल और केवल जो हमारा फर्स्ट फेज़ है पॉलिटिक्स का उसको हमने कवर करा है, स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स को हमने कवर करा है। एंड जो पूरा कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम था एक तरीके से, कांग्रेस सिस्टम, उसको हमने यहाँ पर कवर करा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो टॉपिक हो जाता है ये इसमें हमने क्या डिस्कस करा, मेजर बात अपोजिशन पार्टीज़ का क्या रोल रहा, उनकी हमने पढ़ा कि कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट थी लेकिन साथ साथ में अपोजिशन पार्टीज़ भी एग्जिस्ट कर रही थी, एंड उन्होंने किस तरीके से इंडिया की डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखने में मदद करी है, उनकी क्या इंपॉर्टेंट रोल रही है, उसको हमने यहाँ पर समझा है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक तो हो जाता है कंप्लीट। अब एक दो चीज़ें और है जो थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कार्टून दिया हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इसलिए कार्टून को भी डिस्कस करना पड़ेगा। क्या बताया जा रहा है, टग ऑफ वॉर, इट इज़ अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये अपोजिशन पार्टीज़ है, और यहाँ पर क्या है, जो पेड़ पर बैठे हुए हैं वो कौन है, वो गवर्नमेंट है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कैबिनेट मेंबर्स है कुछ, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, ठीक है, कांग्रेस है यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ है। तो हो क्या रहा है, टग ऑफ वॉर हो रही है। तो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर, सिटिंग ऑन द ट्री आर नेहरू एंड हिज कैबिनेट कलीग्स। तो जो ये सारे लोग हैं वो कौन है, पूरी कैबिनेट है, ठीक है, नेहरू और साथ ही साथ में उनके जो कैबिनेट कलीग्स थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करे गए हैं। ट्राइंग टू टॉपल द ट्री, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस तरीके से रस्सी से पेड़ को एक तरीके से उखाड़ने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो ट्री को टॉपल करने की कोशिश करी जा रही है, किसके द्वारा, अपोजिशन लीडर्स के द्वारा। कौन कौन है भाई अपोजिशन लीडर, ए के गोपालन है, फिर आचार्य कृपलानी है, एन सी चैटर्जी है, श्रीकंठन नैयर है, एंड सरदार हुकम सिंह है, सरदार हुकुम सिंह है, ठीक है। तो ये लोग देखो पसीने में एक तरीके से इनका पसीना छूट चुका है, बट इतना मेहनत करने के बावजूद भी क्या एक तरीके से सरकार का जो पेड़ है जिस पर वो लोग बैठे हैं क्या टॉपल कर पाए, नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से क्या दिया जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो लोग भी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट लेकर के आ जाए, ज़्यादा सीटें जीत पाए, बट क्या हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, अपोजिशन की और गवर्नमेंट की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर दर्शाई जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये वाली फ़ोटो, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो फ़ोटो है ना, ये नेहरू की जो हमारी जो मतलब जो फर्स्ट कैबिनेट है, नेहरूज कैबिनेट आफ्टर स्वेरिंग इन ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज गवर्नर जनरल इन 1948। तो यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर जो आज़ादी के बाद 1948 में हाँ 1948 में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी ना, जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, फिर उसके बाद 1952 में इलेक्शन हुए थे, तो वो इंटरिम गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है ना, उस कैबिनेट को यहाँ पर दर्शाया गया है, उसमें कौन कौन मेंबर थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद पहले इंडियन जो इंडिया के गवर्नर जनरल बनते तो वो कौन थे, वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वो इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं 1948 में आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन। समझ में आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। फिर लेफ्ट टू राइट हम लोग देखेंगे, ये कौन है, ये है रफ़ी अहमद किदवाई, फिर उसके बाद ये है बलदेव सिंह, फिर उसके बाद मौलाना आज़ाद जो हम लोग पहचान लेते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर नेहरू है यहाँ पर, फिर उसके बाद जगजीवन राम है यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, फिर उसके बाद यहाँ पर कौन है, अच्छा ये सी राजगोपालाचारी है, ये सी राजगोपालाचारी है, ठीक है। तो मैंने ये वाली लाइन देख ली थी, ये वाली लाइन मिस आउट मैंने कर दी है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बाद कौन है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बाद ये जो पहले गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी, तो वो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सरदार पटेल, और ये कौन है, राजकुमारी अमृत कौर है, और फिर उसके बाद जॉन मिथाई है, और साथ ही साथ में जगजीवन राम ये है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब यहाँ से चीज़ों को देखना है, लेफ्ट टू राइट देखना है, तो एक सेकेंड, लेफ्ट टू राइट में कौन है, पहले है मिस्टर गडगिल है, जैसे कि ये कौन है, वी एन गडगिल है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है, यहाँ पर है के सी नियोगी, मिस्टर नियोगी है ये।
फिर उसके बाद यहाँ पर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो देख लेते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। फिर उसके बाद कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है यहाँ पर ये। और फिर मिस्टर गोपाल स्वामी एंड फिर उसके बाद है मिस्टर जयराम दौलतराम। तो ये क्या है, बेसिकली हमारी जो फर्स्ट कैबिनेट रही है, इंटरिम कैबिनेट, उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे हमारे, उनकी फ़ोटो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये वाला चैप्टर तो हो जाता है कंप्लीट, मतलब लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके से कुछ येलो बॉक्सेस में कुछ पार्टीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो एक वीडियो में सारी पार्टीज़ को करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग पार्टीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि डिटेल में सारी चीज़ें हो जाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।